नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट पेज एजुकेशन। मैं हूं संजय और इस वीडियो में आज हम जानेंगे आज के करंट अफेयर्स। मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021 को 4 वर्षीय राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन एनएमपी योजना का अनावरण किया। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में 6 लाख करोड़ रुपए के अनलॉक मूल्य के साथ योजना शुरू की गई थी। इसमें निजी क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। इसके पास अधिकार होंगे लेकिन परियोजना में स्वामित्व नहीं। यह योजना पूरे भारत में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन का उपयोग करेगी। इस योजना के तहत सड़क, रेलवे, बिजली क्षेत्र की संपत्ति मुद्रीकृत होने के वाली संपत्ति की कुल अनुमोदित मूल्य का 66% से अधिक होगी। शेष अनुमानित मूल्य खनन, दूरसंचार, बंदरगाहों, विमानन, प्राकृतिक गैस गोदामों और स्टेडियम और पेट्रोलियम उत्पादों, पाइपलाइनों जैसे क्षेत्रों से आएगा। रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट और बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जिनका उपयोग सड़कों और बिजली क्षेत्रों में संपत्ति का मुद्रीकरण करने के लिए किया जाएगा। अब जानते हैं इसका महत्व। वित्त मंत्री के अनुसार मुद्रीकरण भारत के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए और अधिक मूल्य बनाने में मदद करेगा और सरकारी स्वामित्व को स्थानांतरित किए बिना किसी निजी भागीदारी के नवीन तरीकों की खोज करेगा। अब जानते हैं योजना की मुख्य चुनौतियां। एनएमपी रोडमैप के प्रमुख चुनौतियों में से विभिन्न संपत्तियों की पहचान योग्य राजस्व धाराओं का अभाव, गैस और पेट्रोलियम पाइपलाइन नेटवर्क में क्षमता का स्तर। अब जानते हैं विवाद का समाधान तंत्र कैसा होगा। जैसे कि बिजली की क्षेत्र की परिसंपत्तियों में विनिमयक टैरिफ, 4 लेन से नीचे के राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निवेशकों में कम दिलचस्पी, ऐसे विभिन्न विवाद है जिनके कारण समस्याओं का समाधान हो पाना मुश्किल है। जैसे कि एनएमपी सूची में संपत्ति। एनएमपी सूची में संपत्तियां शामिल है जिसमें आएगा 26,700 किलोमीटर की सड़कें, रेलवे स्टेशन, ट्रेन संचालन और ट्रैक, 26,608 सीकेटी किलोमीटर विद्युत ट्रांसमिशन लाइनें, 6 गीगावाट जल विद्युत और सौर ऊर्जा संपत्ति। इसमें और साथ में आएगा दूरसंचार क्षेत्र में 86 लाख किलोमीटर का फाइबर संपत्ति और 14,917 टावर्स जो कि बीएसएनएल के हैं। इसमें और आएगा 8,154 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और साथ ही साथ 3,930 किलोमीटर पेट्रोलियम उत्पाद और पाइपलाइन। पब्लिक सेक्टर एस्टेट के मुद्रीकरण के सरकार के लक्ष्य के तहत द अशोका 5 सितारा होटल को 4 साल में निजी ऑपरेटरों को लीज पर दिया जाएगा। द अशोका होटल सम्राट 8 भारतीय पर्यटन विकास निगम आईटीडीसी की संपत्तियों में से है जिन्हें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी में सूचीबद्ध किया है। इस मुद्रीकरण योजना के तहत आईटीडीसी रांची में होटल रांची अशोका के साथ साथ पुरी में होटल नीलावल का विनिवेश करेगा। इसमें साथ ही शामिल है पुडुचेरी में का होटल पौंडीचेरी अशोका संयुक्त पट्टे के माध्यम से मुद्रीकृत किया जाएगा। इसमें और शामिल है जम्मू में होटल जम्मू अशोका और भुवनेश्वर का होटल कलिंगा। साथ ही साथ इसमें शामिल है ओएनएम ओरिएंटेशन मेंटेनेंस अनुबंध मॉडल का पालन किया जाएगा। स्वामित्व के हस्तांतरण के साथ साथ आनंदपुरम साहिब पोर्टल का भी निजीकरण किया जाएगा। इसमें भारतीय पर्यटन विकास निगम, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और पर्यटन मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है। यह पर्यटन के लिए विभिन्न स्थानों पर होटल और रेस्तरां चलाता है और परिवहन की सुविधा भी प्रदान करता है। आईटीडीसी के वर्तमान नेटवर्क में शामिल है 4 अशोका होटल समूह, 4 संयुक्त उद्यम समूह, 4 खानपान आउटलेट्स और साथ ही साथ यातायात और पर्यटन के बुनियादी ढांचे के हिस्से के रूप में 7 परिवहन इकाइयां, जिसमें शामिल है बंदरगाहों पर 14 शुल्क दुकानें, जिसमें है वित्तीय वर्ष 2022 से 25 के दौरान आईटीडीसी के सभी 8 होटल संपत्तियों का मुद्रीकरण करने का विचार किया जाएगा। अब जान लेते हैं अशोक होटल समूह के बारे में। यह आईटीडीसी के तहत प्रमुख होटल श्रृंखला है जिसकी ब्रांड वैल्यू पिछले 40 से 50 वर्षों में विकसित हुई है। ये होटल विभिन्न मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा आयोजित सभी सरकारी कार्यक्रमों के लिए मंच रहे। भारतीय नौसैनिक जहाज आईएनएस शक्ति 22 अगस्त 2021 को 100 टन तरल चिकित्सक ऑक्सीजन एलएमओ लेकर श्रीलंका पहुंचा था ताकि श्रीलंका को कोविड-19 महामारी से मुकाबला में करने में मदद मिले। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष ने विशेष निवेदन के तहत तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की तत्काल आपूर्ति के लिए एक व्यक्तिगत अनुरोध के आधार पर आईएनएस शक्ति को ऑक्सीजन की डिलीवरी के लिए तैनात किया गया था। श्रीलंका को भारत की मदद हमेशा की जाती रही और आज भी की है। इसमें एक शामिल अप्रैल मई 2020 में दौरान 26 टन आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति देश को उपहार में दे दी गई, जबकि जुलाई 2020 में $400 मिलियन की मुद्रा विनिमय प्रदान की गई। भारत ने जनवरी 2021 में श्रीलंका को कोविड-19 टीकों की पहली खेप भी दान की थी। श्रीलंका में कोविड-19 के मामले जान लेते हैं। श्रीलंका में कोविड-19 के मामले कैसे हैं। श्रीलंका में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक ही दिन में लगभग 200 लोगों की मौत, साथ ही साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 7,000 से अधिक हो गई है। नतीजतन नए कोविड-19 मामलों में तेजी से वृद्धि को संभालने के लिए तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग में 30% की वृद्धि हुई है। अब जान लेते हैं आईएनएस शक्ति के बारे में। आईएनएस शक्ति दीपक श्रेणी का एक फ्लीट टैंकर है। इसका निर्माण ट्राइस्टे एक इलावली जहाज निर्माण कंपनी
फिनकंटियरी द्वारा किया गया था। यह दीपक क्लास का दूसरा और अंतिम जहाज है। यह जहाज भारतीय नौसेना के सबसे बड़े जहाजों में से एक है। इसका निर्माण नवंबर 2009 में शुरू किया गया था, अक्टूबर 2010 में लॉन्च किया गया था और अक्टूबर 2011 में कमीशन किया गया था। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 23 अगस्त 2021 को कोविड-19 अफेक्टेड लाइवलीहुड सपोर्ट स्कीम लॉन्च की। इसके तहत यह योजना मणिपुर के कोविड-19 महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा है कि राज्य सरकार गरीब और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए उद्देश्य पर काम कर रही है। यह योजना आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं को देखते हुए शुरू की गई थी, जिसने आबादी के बड़े प्रतिशत की आजीविका को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इसमें बुनियादी ढांचे के साथ साथ न्यूनतम जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए असमर्थता पैदा कर दी थी। मुख्यमंत्री ने योजना का लाभ उठाने के लिए जनता से ईमानदार बनाने और किसी भी योजना का या छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते समय कोई भी गलत दस्तावेज बनाने से बचने का आग्रह किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ लक्षित और पात्र लाभार्थियों तक सही तरीके से पहुंच सके। आजीविका सहायता और योजना के तहत कुछ लाभार्थियों जैसे रेहड़ी पटरी वाले, सार्वजनिक परिवहन चालकों, वैन चालकों और कलाकारों की योजना के लॉन्च के अवसर पर वित्तीय सहायता वितरित की गई थी। अब जान लेते हैं मणिपुर राज्य के बारे में। यह भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। इसकी राजधानी इम्फाल है और यह उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम से घिरा है। यह म्यांमार के 2 क्षेत्रों के साथ साथ सीमाएं साझा करता है। यह पूर्व में सांगिंग क्षेत्र और दक्षिण में चीन राज्य। मणिपुर 22,327 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी आबादी लगभग 28 लाख है। राज्य में मैतेई समूह बहुमत समूह में राज्य में रहने वाली अन्य जनजातियों में शामिल है मैतेई, पंगाल, मणिपुरी मुस्लिम, कुकी, जो जनजाति, नागा जनजाति और अन्य समुदाय। मिस्र ने हमास शासकों के साथ तनाव के कारण 23 अगस्त 2021 को गाजा पट्टी के साथ अपने बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट को बंद कर दिया है। 7 अगस्त साल 2021 में पहली बार किसी कार्य दिवस के दौरान राउट क्रॉसिंग को बंद किया गया है। मई 2021 में इजराइल और हमास के बीच 11 दिनों तक चले युद्ध के दौरान इस क्रॉसिंग को खुला रखा गया था। मिस्र के अधिकारियों के अनुसार सीमा को बंद करने का काहिरा द्वारा इजराइल और हमास के बीच दीर्घकालीन संघर्ष विराम की मध्यस्थता करने के प्रयासों के कारण था। सीमा को बंद करना हमास द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के बाद 21 अगस्त को भड़की हिंसा का परिणाम था। हमास ने इस क्षेत्र में इजराइल मिस्र की नाकाबंदी की और ध्यान आकर्षित करने के लिए विरोध प्रदर्शन का भी आयोजन किया। अब जान लेते हैं गाजा पट्टी के बारे में। गाजा पट्टी जो है भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक स्वशासित फिलिस्तीनी क्षेत्र है। यह 11 किलोमीटर के लिए दक्षिण पश्चिम में मिस्र के साथ तथा पूर्व और उत्तर में इजराइल के साथ 51 किलोमीटर के लिए अपनी सीमा साझा करता है। गाजा और वेस्ट बैंक पर फिलिस्तीन के संप्रभु राज्य द्वारा दावा किया जाता है। दोनों क्षेत्रों को इजरायली क्षेत्र का एक दूसरे से अलग कर दिया है। हालांकि जून 2007 में गाजा की लड़ाई के बाद गाजा पट्टी हमास द्वारा शासित है, जो एक फिलिस्तीनी कट्टरपंथी आतंकवादी इस्लामी संगठन है। यह 2006 में चुनाव के बाद सत्ता में आया था। अब जान लेते हैं हमास के बारे में। हमास जो है एक फिलिस्तीनी सुन्नी इस्लामी कट्टरपंथी संगठन है। यह फिलिस्तीन राष्ट्रीय प्राधिकरण के संसद में बहुमत रखता है। अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय संघ, इजराइल और जापान ने हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट (NIDM) के तहत स्थापित विशेषज्ञों की समिति के अनुसार कोविड-19 लहर अक्टूबर के अंत में चरम पर हो सकती है। उच्च जोखिम वाले बच्चों के लिए बेहतर तैयारी के लिए गृह मंत्रालय ने निर्देश के अनुसार विशेषज्ञों की समिति का गठन किया गया था। इस अध्ययन की शीर्षक था थर्ड वेव प्रिपरेशन चिल्ड्रन वल्नरेबिलिटी एंड रिकवरी। रिपोर्ट के निष्कर्ष के अनुसार ये जानकारी सामने आई है कि बाल चिकित्सा और सुविधाएं जैसे कि डॉक्टरी कर्मचारी, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस और आदि उपकरण बड़ी संख्या में संक्रमित होने की आवश्यकता से बहुत कम है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 63% रिक्तियों के साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रोग विशेषज्ञों की लगभग 82% कमी है। इसमें सरुग्णता को मोटिवेशन वाले बच्चों के बीच टीकाकरण को प्राथमिकता देने और विकलांग बच्चों पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया गया है। दूसरी लहर पर रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान कोविड-19 के रुग्णता के कारण लगभग 60 से 70% बच्चे अस्पताल में भर्ती हुए थे। इजराइल सरकार ने 3 साल के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है, ताकि उन टीकों लगाने वाले युवाओं की सही संख्या प्राप्त की जा सके जिन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित की है। ये परीक्षण स्कूलों के खुलने के पृष्ठभूमि में शुरू किए गए हैं। अत्यधिक संक्रामक डेल्टा संक्रमण के कारण दैनिक संक्रमणों की वृद्धि बावजूद इजराइल सरकार स्कूल बंद होने के कारण होने वाली कठिनाइयों और विकासात्मक झटकों से बचना चाहती है। इजराइल ने पहले ही 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों का टीकाकरण शुरू कर दिया है। इजराइल ने सीरोलॉजिकल
सर्वेक्षण शुरू किया है, जिसके अंतर्गत 3 से 12 वर्ष के आयु के बच्चों को विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित है और अभी तक टीकाकरण के लिए योग्य नहीं है। इनकी यह संख्या लगभग 1.5 मिलियन है और इजराइल यह सबसे बड़ा सीरोलॉजिकल ऑपरेशन 15 मिनट के निःशुल्क परीक्षण द्वारा किया गया है। अब परीक्षण का उद्देश्य जान लेते हैं। इसमें बड़े पैमाने पर कोविड-19 एंटीबॉडी परीक्षण यह पता लगाने के लिए कि उद्देश्य से किए जाएंगे कि कितने बच्चों ने कोरोना वायरस के खिलाफ मजबूत एंटीबॉडी सुरक्षा विकसित की है। पर्याप्त एंटीबॉडी वाले बच्चों को एक कोविड रोगी के संपर्क में आने पर संगरोध क्वारंटाइन के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस प्रकार इसका उद्देश्य स्कूल वर्ष के व्यवधानों को सीमित करना है और साथ ही साथ यह कोविड-19 का 3 वर्षों के बच्चों के लिए लॉन्च करने वाला पहला वैक्सीन देश बन गया है इजराइल दिसंबर 2020 के मध्य में फाइजर के साथ एक समझौते द्वारा टीकाकरण अभियान शुरू करने से पहले देशों में एक ही था। यह इस समझौते के तहत इजराइल ने लाखों भुगतान किए और वैक्सीन खुराक प्राप्त की और बदले में उसे टीका प्रभावशाली पर डेटा साझा किया। अब इजराइल ने 40 से अधिक उम्र के लोगों को लिए तीसरे या बूस्टर शॉट के साथ आगे बढ़ रहा है। पेपल होल्डिंग्स इंडस्ट्रीज ने यूनाइटेड किंगडम की क्रिप्टोकरेंसी को खरीदा और बिकना शुरू कर दिया है। पेपल यूके में ग्राहकों को अब बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी खरीदने बेचने के लिए अनुमति देगा। यह रोल आउट अमेरिका के बाहर पेपल की क्रिप्टोकरेंसी सेवाओं के पहले अंतर्राष्ट्रीय विस्तार को चिन्हित करता है। यह कदम मुख्य धारा में नए परिसंपत्ति वर्गों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। पेपल क्रिप्टोकरेंसी सेवाओं के बारे में जान लेते हैं। पेपल के दुनिया भर में 403 मिलियन से अधिक सक्रिय ग्राहक खाते हैं और यह सबसे बड़ी मुख्य धारा की विशेष कंपनियां हैं जो उपभोक्ताओं को क्रिप्टोकरेंसी तक पहुंच प्रदान करती है। इसने वर्ष 2021 में अमेरिका के क्रिप्टोकरेंसी खरीदने और बेचने की शुरुआत के बाद अपने ग्राहकों को अपने नेटवर्क पर लाखों व्यापारियों और खरीदारों को करने के लिए अपने डिजिटल कॉइन होल्डिंग्स का उपयोग करने के सक्षम बनाया। पेपल को उम्मीद है कि यह परिसंपत्ति वर्ग में शामिल होने से वर्चुअल कॉइन्स के वैश्विक उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। पेपल होल्डिंग्स के बारे में जान लेते। यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। यह ऑनलाइन मनी ट्रांसफर का समर्थन करने वाले देशों में एक ऑनलाइन भुगतान प्रणाली संचालित करता है। यह चेक और मनी ऑर्डर जैसे पारंपरिक कागजी विधियों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक विकल्प के रूप में कार्य करता है। पेपर ऑनलाइन विक्रेता और नीलामी साइटों के साथ साथ वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं के लिए भुगतान प्रोसेसर के रूप में कार्य करता है। यह सेवा प्रदान करने के लिए एक शुल्क भी लेता है, जिसे 1998 में कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में स्थापित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अगस्त को प्रातःकाल 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के सोमनाथ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अपने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर बुधवार को शांति अभियानों के लिए यूनाइटेड अवेयर नामक एक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, जो शांति सैनिकों की क्षेत्र संबंधी सूचना उपलब्ध कराने का केंद्रित है। इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 1.0 DIAC के शुभारंभ के साथ 3 साल बाद इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDX डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन DIO ने दिनांक 19 अगस्त 2021 को नई दिल्ली में DISC 5.0 की शुरुआत की। पूर्वोत्तर राज्यों में उच्च गुणवत्ता और उच्च गति वाले इंटरनेट तक लोगों की पहुंच उपलब्ध कराने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। विजय वर्ष ने की विजय ज्योति के आगमन के उपलक्ष्य में कार निकोबार वायुसेना स्टेशन में एक औपचारिक समारोह का आयोजन किया गया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान भारत परियोजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य परियोजना APPMJAY के अंतर्गत 2 करोड़ उपचार पूर्व होने के उपलक्ष्य में आयोजित आरोग्य धारा 2.0 कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मंत्रालय के सचिव उपेंद्र प्रसाद ने ओडी आर्ट सेंटर के सहयोग से विकास आयुक्त कार्यालय शिल्प द्वारा राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय तथा हस्तकला अकादमी में आयोजित लोक और जनजातीय कला पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी रीतियों से कलाकृतियों का सफर का उद्घाटन किया। दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौसेना के जहाजों की चल रही तैनाती के क्रम में INS रणविजय और INS कोरा ने 18 अगस्त 2021 को वियतनाम पीपुल्स नौसेना के VPNS ली थाई तो युद्धपोत के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किया। बैंगलोर चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स और भारतीय विज्ञान संस्थान ने बेंगलुरु एंड क्लस्टर की ओर से आपसी सहयोग को बढ़ावा देने और BIST के गतिविधियों का समर्थन करने के लिए 18 अगस्त 2021 के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। झारखंड के रेशम धागों को पिरोकर अब उसे खूबसूरत साड़ियों को रूप दिया जा रहा है और यह पहली बार झारखंड के तसर राज्य में ही वस्त्र निर्माण का कार्य शुरू हुआ है।
दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशनल फील्ड जिसे आइन दुबई कहा जाता है 21 अक्टूबर 2021 को संयुक्त अरब अमीरात में खोला जाएगा। आइन दुबई लंदन आई से लगभग 42.5 मीटर लंबा है। दुनिया में सुरम्य क्षितिज के सुंदर दृश्य का आनंद लेने के लिए है आगंतुकों को 250 मीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा। यह दुबई मरीना के पास ब्लू क्वार्टर्स द्वीप पर स्थित है। यह दुबई मरीना बुर्ज अल अरब, पाम जुमेराह और बुर्ज खलीफा के दृश्य को प्रदान करते हुए अपने 48 कैप्सूल में 1400 यात्रियों को ले जा सकता है। इसका बेस एंटरटेनमेंट के जोन के तहत काम करेगा और इसमें प्रसारण, विज्ञापन और सूचनाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए 80 मीटर की LED स्क्रीन भी शामिल है। इसमें पैकेज क्या क्या उपलब्ध रहेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। यह ऑब्जर्वेशन फील्ड आकाश में भोजन और कॉर्पोरेट और इवेंट के लिए अन्य विशेष उत्सव पैकेज पेश करेगा। यह लगभग 38 मिनट के एक रोटेशन के लगभग 76 मिनट के 2 रोटेशन जैसे अनुभव प्रदान करेगा। आगंतुकों के पास अपने निजी केबिन के तक पहुंच होगी और साथ ही इसमें यहाँ सगाई, जन्मदिन, शादी और व्यावसायिक कार्यों के लिए अद्वितीय उत्सव पैकेज भी प्रदान करेगा। एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा जारी है की इंडिकेटर्स फॉर एशिया एंड द पैसिफिक 2021 वाली शीर्षक की एक नई रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी ने विकासशील एशिया में अनुमानित 75 मिलियन से 80 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी में धकेल दिया है। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष से माने तो इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG और एशिया और प्रशांत क्षेत्र की प्रगति को खतरा है। महामारी ने असमानता और अत्यधिक गरीबी को बढ़ा दिया है। अत्यधिक गरीबों को प्रतिदिन $1.9 से कम पर जीने के लिए में परिभाषित कर दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भोग, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रगति रुक गई है। 2017 तक विकासशील एशिया में आबादी के लगभग 203 मिलियन लोग 5.2 अत्यधिक गरीबी में रहते थे। इस रिपोर्ट में प्रकाश डाला गया है कि कोविड-19 के बिना यह संख्या 2020 तक घटकर 2.6 रह जाती, लेकिन एशिया और प्रशांत की रिपोर्टिंग अर्थव्यवस्था में पिछले साल 4 में से केवल एक ने GDP वृद्धि दर्ज की है। गतिशीलता प्रतिबंधों के कारण इस क्षेत्र में लगभग 8% काम में घंटे नष्ट हो गए हैं, जो बदले में गरीब परिवारों और अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाओं को श्रमिकों को प्रभावित करते हैं। पाकिस्तान ने 24 अगस्त 2021 को फतह-1 और शाहीन-3 का सफल परीक्षण किया। फतह-1 के बारे में जान लेते हैं। फतह-1 पाकिस्तान निर्मित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। यह 140 किलोमीटर की सीमा तक पारंपरिक हथियार पहुंचाने में सक्षम है। यह नई हथियार प्रणाली सेना को दुश्मन के इलाके में गहराई तक हमला करने की क्षमता से लैस करेगी। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि यह फतह-1 का दूसरा परीक्षण था। पाकिस्तान ने जनवरी 2021 में स्वदेश से विकसित फतह-1 का परीक्षण किया। फतह-1 परीक्षण के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तानी सेना ने मार्च 2021 में शाहीन-1A मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इसकी मारक क्षमता 900 किलोमीटर परीक्षण उड़ाने, उन्नत नेविगेशन प्रणाली से युक्त हथियार प्रणाली में के विभिन्न डिजाइन और तकनीकी मानकों की पुष्टि करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। पाकिस्तानी सेना ने 2021 में शाहीन-3 गजनवी बाबर क्रूज मिसाइल भी लॉन्च की थी। शाहीन-3 के बारे में जान लेते हैं। यह भूमि आधारित सतह से सतह पर मार करने वाली पाकिस्तान की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह पहली बार 9 मार्च 2015 को इसका परीक्षण किया गया था। यह भारत के अग्नि-3 का जवाब देने के लिए 2000 के दशक में इसका विकास गुप्त रूप से शुरू हुआ था। इसका परीक्षण 2750 किलोमीटर की रेंज के साथ किया गया था। यह मिसाइल को भारत के सभी कोनों और उत्तरी अफ्रीका के मध्य पूर्व भागों तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है। यह मिसाइल पाकिस्तानी सेना द्वारा लॉन्च की गई सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है। भारत और फिलीपींस ने 23 अगस्त 2021 को दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया। यह अभ्यास क्षेत्र में वियतनाम के साथ इसी तरह का अभ्यास करने के 5 दिन बाद आयोजित किया गया था। भारतीय और वियतनामी नौसेनाओं ने 18 अगस्त को नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया था। दक्षिण चीन सागर में चीनी सैन्य विस्तारवाद बढ़ता जा रहा है। भारतीय नौसेना ने अपने निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS रणविजय और साथ ही साथ निर्देशित मिसाइल कॉर्वेट INS कोरा को तैनात किया था, जबकि फिलीपींस की नौसेना ने अभ्यास में अपने युद्धपोत RP एंटोनियो लूना को तैनात किया था। अभ्यास का उद्देश्य यह था कि यह द्विपक्षीय अभ्यास एक स्थिर, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद प्रशांत सुनिश्चित करने के लिए समुद्री क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। चीन और फिलीपींस के लिए बीच विवाद काफी दिनों से है और इसमें विवाद का मुख्य कारण यह है कि यह चीनी सेना अभ्यास इस तथ्य को देखते हुए महत्वपूर्ण है क्योंकि फिलीपींस सरकार ने दक्षिण चीन सागर के पूर्वी हिस्सों को पश्चिमी फिलीपींस सागर कहती है। दूसरी ओर चीन पूरे दक्षिण चीन सागर को संप्रभुता का दावा करता है क्योंकि यह हाइड्रोकार्बन का एक बड़ा स्रोत है। अब चीन सागर के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण चीन सागर जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर के सीमांत समुद्र, दक्षिण चीन, इंडोबाइजान प्रायद्वीप, ताइवान के द्वीपों, फिलीपींस के द्वीपों और बोर्नियो, पूर्वी सुमात्रा और बांका बेलीतुंद द्वीप के समूह के तटों से घिरा है। यह विशाल आर्थिक और भू-रणभूमिक महत्व का क्षेत्र है। दुनिया की समुद्री नौवाहक का 1/3 हिस्सा इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। यह माना जाता है कि इसके समुद्र तल के नीचे तेल और प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है।
श्रम मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को असंगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस है ई श्रम पोर्टल लॉन्च करेगा। यह पोर्टल भारत में लाखों असंगठित श्रमिकों को एक साझा मंच पर लाने में मदद करेगा। एक अनुमान के अनुसार भारत के 500 मिलियन कार्यबल का 92% असंगठित है। वे अक्सर न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा के अन्य रूपों से वंचित रह जाते हैं। ये श्रम पोर्टल एकल बिंदु संदर्भ होगा जो अधिकारी और अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों तक पहुंच और उनके ट्रैक करने में मदद करेगा। एनडीयूएम में प्रवासी श्रमिक, निर्माण श्रमिक, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक, घरेलू कामगार, रेडी पटरी वाले, कृषि श्रमिक, प्रवासी श्रमिक और असंगठित श्रमिकों और कामगारों के अन्य समूह को शामिल होंगे। श्रमिक इस पोर्टल का कैसे नामांकन कर सकते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। यह पोर्टल ओपन एक्सेस के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगा। इस प्लेटफॉर्म पर उपयोग करके कार्यकर्ता अपने आधार और मोबाइल नंबर का उपयोग करके स्व नामांकन कर सकते हैं। इसके अलावा सामान्य सेवा केंद्र और चयनित डाकघर भी पंजीयन प्रक्रिया में मदद करेंगे, जहां श्रमिक बिना किसी शुल्क के अपना पंजीयन कर सकते हैं। इसकी भी डिटेल जान लेते हैं। अप्रैल मई 2020 में कोविड-19 के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के बीच लाखों श्रमिकों अपने गृह नगर लौट आए थे और उनके बाद असंगठित श्रमिकों के लिए पोर्टल पर काम तेजी से शुरू हुआ था। इससे लाखों लोगों को नौकरी और आजीविका का नुकसान हुआ था। भारत में अनौपचारिक क्षेत्र काफी बड़ा है और इसके बारे में जान लेते हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के अनुसार भारत में 90% से अधिक श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में है और 765 श्रमिकों में से 419 मिलियन है। रूस के यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन USC के प्रमुख के अनुसार 2 अतिरिक्त क्रीवाक श्रेणी में स्ट्रिप फ्रिगेट जो रूस द्वारा बनाए जा रहे हैं में से पहला 2023 तक भारत को डिलीवर किए जाने की संभावना है। भारत और रूस ने 4 क्रीवाक या तलवार श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट के लिए अक्टूबर 2016 में एक अंतर सरकारी समझौते IGA पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत 2 युद्धपोत सीधे रूस से खरीदे जाने थे, जबकि 2 गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए जाने थे। इसके बाद प्रत्यक्ष खरीद के लिए 1 बिलियन से सौदे पर हस्ताक्षर किए गए थे। नवंबर 2018 में GSL ने रूस के रोसोबोरो एक्सपोर्ट के साथ स्थानीय रूप से फ्रिगेट्स के निर्माण के लिए सामग्री, डिजाइन और विशेषज्ञ सहायता प्राप्त करने के लिए 500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद जनवरी 2019 में रक्षा मंत्रालय GSL के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। रूस के यंत्र शिपयार्ड के दोनों युद्धपोतों के ढांचे के तैयार है, जो जल्द ही पूरे हो जाएंगे। GSL में बनने वाले पहले जहाज की कील जनवरी 2020 में, जबकि दूसरे जहाज की लीज जून में रखी गई थी। जहाजों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों की आपूर्ति यूक्रेन के जोरिया नेफ्ट प्रोजेक्ट द्वारा की जानी है। अब जान लेते हैं भारत में कार्यशील युद्धपोत। भारतीय नौसेना वर्तमान में 6 क्रियाओक श्रेणी के युद्धपोतों का संचालन करती है, जिसका वजन लगभग 4000 टन है। फ्रिगेट क्या होता है और इसके बारे में क्या क्या जानकारी हमें उपलब्ध है। फ्रिगेट एक प्रकार के युद्धपोत है जैसे गति और गतिशीलता के लिए बनाया जाता है। ये ऐसे युद्धपोत हो सकते हैं जो एक ही डेक या 2 डेक पर कैरेज, माउंटेन गन और अपनी प्रमुख बैटरी ले जा सकते हैं। भारत ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए अपने अभियान को ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम दिया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारतीय वायुसेना और एयर इंडिया के प्रयासों की सराहना करते हुए निकासी प्रक्रिया को ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम दिया। एयर इंडिया की एक विशेष उड़ान ने दुशांबे ताजिकिस्तान से 25 भारतीय नागरिकों के सहित 78 लोगों को भारत ले जाने के बाद यह घोषणा की है। उसके अलावा गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भी वापस लाई गई है। 23 अगस्त को भारत ने अफगानिस्तान में 75 सिखों को भारत लाया। भारत की निकासी प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। भारत अमेरिका और अन्य देशों के साथ समन्वय से निकासी अभियान चला रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता के आने के बाद भारत अब तक 800 से अधिक लोगों को वहां से निकाल चुका है। लगभग 200 अफगान सिख और हिंदू भी युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे हुए हैं। उन्होंने काबुल के करता परवन गुरुद्वारा में शरण ली है। अफगानिस्तान से अधिकांश अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान ने उसके सहयोगी आतंकवादी समूहों ने 1 मई 2021 को व्यापक आक्रमण शुरू कर दिया था और काबुल की राजधानी तालिबान के हाथों में आ जाने के बाद तालिबान ने देश में कब्जे कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप अफगानिस्तान सरकार का पतन हो गया। अभी अफगानिस्तान में इस्लामी अमीरात, अफगानिस्तान का नया नाम इस्लामिक अमीरात मिल गया है। यह एक गैर मान्यता प्राप्त इस्लामिक राज्य है जिसे पहली बार सितंबर 1996 में तालिबान द्वारा स्थापित किया गया था। तालिबान एक देवबंद इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसने 1996 में काबुल के पतन के बाद अफगानिस्तान पर अपना शासन शुरू किया और 2001 तक सत्ता में रहा। 2001 में इसे अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन द्वारा गिरा दिया गया था। अब तालिबान फिर से सत्ता में लौट आया है और 2021 में इस्लामिक अमीरात को फिर से स्थापित किया है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट कुशमैन और वेकफील्ड के अनुसार भारत अमेरिका को पछाड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा सबसे आकर्षक विनिमय गंतव्य अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बन गया है। भारत का सुधार मुख्य रूप से लागत प्रतिस्पर्धात्मकता से प्रेरित है। चीन 2021 से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के अनुसार अपना नंबर 1 स्थान पर बनाए हुए थे। सूचकांक ने यूरोप, एशिया प्रशांत और अमेरिका के 47 देशों में वैश्विक
मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे फायदेमंद स्थानों का आकलन किया गया है। साल 2010-20 में अमेरिका दूसरे स्थान और भारत तीसरे स्थान पर था, जबकि अमेरिका तीसरे स्थान पर खिसक गया है। इसके बाद कनाडा, चेक गणराज्य, इंडोनेशिया, लिथुआनिया, थाईलैंड और अन्य देश शामिल है। यह दर्शाता है कि भारत की स्थिति कितनी मजबूत है। भारत की रैंकिंग के सुधार के संकेत मिलता है कि निर्माता अमेरिका और एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों में सहित अन्य देशों की तुलना में भारत के पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में बढ़ती रुचि दिखा रहे हैं। रैंकिंग कैसे निर्धारित की जाती है, इसके बारे में जान लेते हैं। इस रिपोर्ट में रैंकिंग का 4 प्रमुख मापदंडों के आधार पर किया जाता है। इसमें विनिर्माण को फिर से शुरू करने के लिए एक देश की क्षमता, कारोबारी माहौल जैसे प्रतिभा, श्रम और उपलब्धता और कारोबार बाजारों तक पहुंच, परिचालन लागत, राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय जोखिमों जैसी चीजें शामिल है। उन्होंने अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, जिसके तहत यह चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के सभी प्रयोगों के डेटा का वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण और उपयोग करने के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। इसमें अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और सरकारी संगठनों के सभी शोधकर्ताओं के लिए खुली रहेगी। इसरो के अनुसार चंद्र आकारिका, लूनार मॉर्फोलॉजी, सतह से वायु का निर्धारण, चंद्रमा की सतह की संरचना के साथ साथ मैग्नेटिक और एक्सोजेनिक पानी की संभावना और स्थिति के अध्ययन को समझने के लिए भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा चंद्रयान के डेटा पर बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। चंद्रयान 2 और ऑर्बिटर के बारे में जान लेते हैं। यह ऑर्बिटर वर्तमान में चंद्रमा के आर पार 100 किलोमीटर x 100 किलोमीटर गुना 100 किलोमीटर वृत्ताकार ध्रुवीय चक्र कक्षा में घूम रहे हैं। इसमें सतह के भूविज्ञान और संरचना से लेकर एक्सोजेनिक माप तक के अध्ययन जैसे 8 प्रयोग किए गए हैं, जो पिछले चंद्र मिशनों से समझ बनाने में मदद करेंगे। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पेलोड डेटा 24 दिसंबर 2020 को वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए जनता के लिए जारी किया गया था। जुलाई 2021 में पेलोड से डेटा एक और सेट जारी किया गया था। चंद्रयान 2 के बारे में जान लेते हैं। चंद्रयान 1 के बाद यह दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है। इसमें चंद्रयान ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान चंद्र और शामिल थे। ये सभी उपकरण भारत में विकसित किए गए थे और यह मिशन चंद्र सतह पर विभिन्नताओं के और मानचित्रण के लिए अध्ययन से उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही रोचक जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।